सभी को रविशंकर का नमस्कार। तो शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला है पॉइंट, वास्को डी गामा कालीकट तक कब पहुंचा था। कालीकट तट जो पड़ता है वहां कब पहुंचा था, तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो भारत में था उसका नाम फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने किया था। यहाँ पर सही सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे। तस्मान हॉलैंड का रहने वाला था। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था, तो वो अल्बुकर्क थे। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित किसने किया था, पुर्तगालियों ने। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, वो पुर्तगाली थे। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्री रामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कहाँ थी, हुगली में थी। अगला देख लेते हैं, पांडिचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से जो सत्य कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। अगला है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया था। यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि हुगली नदी में कौन लूटपाट करता था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था, वो जॉब चारनॉक था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर अपना कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे, तो ये डच थे। सही कथन कौन है, तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा ले सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसको प्राप्त हुआ था, तो लिवेंट कंपनी थी, लिवेंट के नाम से कंपनी थी, उसको प्राप्त हुआ था। आगे देख लेते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, उस समय अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, वो जहांगीर थे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, सूरत में स्थापित की थी। वह अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, वो थॉमस बेस्ट थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया था, तो वो अंग्रेज थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसने औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, वो सर जॉन चाइल्ड था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। यहाँ सुमेलित करना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सैपेल की संधि से अंत होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध घोषित होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से खत्म होता है और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश लोगों की हार होती है हैदर अली के नेतृत्व में। हैदर अली ने ब्रिटिश को हरा दिया था। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, वो डुप्ले था। डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था।
जिस नीति को बाद में अंग्रेजों ने सीखा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है काल्बर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन था? चिंसुरा में था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? तो है पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। सही सुमेलित करना है तो पांडिचेरी में किसका कारखाना था? फ्रेंच का। गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था। ट्रांकबार डेन के अंतर्गत था और मद्रास डच के अंतर्गत आता था। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया था? तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, उनके बीच में जो भी सारी चीज़, जो भी पॉइंट बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खान था। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, प्लासी का युद्ध था। प्लासी के युद्ध के बाद भारत पर लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में हुआ था? तो ये प्लासी के युद्ध में हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता था वो कौन था? वो रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है, कहाँ स्थित था? तो पश्चिम बंगाल में प्रेजेंट टाइम में स्थित है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, वो उसका नाम मीर कासिम था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वो कौन था? वो बक्सर का युद्ध था, जिसमें लास्ट में इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो उस समय मुगल साम्राज्य के नेता थे उन्होंने दे दिया था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर थे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कब मानी जाती है? बक्सर के युद्ध से मानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, किसने की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने की थी। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, वो लॉर्ड क्लाइव थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो वो 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खान थे। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह कौन सी थी? वो खासी जनजाति थी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या था? तो पहला अंबर युद्ध जो प्लासी में हुआ, युद्ध वांडीवासा का, और फिर युद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा गया। आगे वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने क्या किया था? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। आगे देख लेते हैं, सही सुमेलित करना है। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के विरुद्ध हुआ था। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख का था। खुर्दा का युद्ध निजाम और मराठों के बीच में हुआ था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया, तो सर्वाधिक विरोध मराठाओं के द्वारा किया गया। आगे देख लेते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में। तो इनके बारे में भी लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में क्या क्या सम्मिलित था? तो श्रीनगर सम्मिलित था। रणजीत सिंह संबंधित थे कहाँ से? तो सुकर चकिया मिसल से। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे, ये क्वेश्चन आया है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था।
महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन क्या है? तो इन कथनों में से 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये कथन सत्य है और सारे गलत हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेवी मांसेल। ये 3 लोग उसमें के अध्यक्ष थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 तक चला, जिसमें कौन विजयी हुआ? तो इसमें हैदर अली विजयी हुआ। ब्रिटिश जनरल हिस ने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था। वो कौन था? सर आयरकूट थे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टम में बनाई थी। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, वो टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ पर हराया था? तो पोलीलूर में हराया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। कब मारे गए? 1799 ईस्वी में। सही सुमेलित करना है तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो हैदर अली इसमें विजयी हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध निर्णायक रहा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज लोग विजयी रहते हैं। अगला देख लेते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो सरधना में करवाया था। सही कथन क्या है? तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए निर्माण के लिए धन दिया। ये तीनों कथन सही हैं। आगे सही कथन क्या है? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये कथन सत्य है। अगला दूसरा पार्ट हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ठीक है।